दोस्तों, मैं लड़का था, लेकिन मैं लड़की बनकर 5 साल तक खूबसूरत औरतों का मसाज करता था। एक रात मुझे एक खूबसूरत औरत मुझे अपने घर ले गई और अपना मसाज करवाने लगी। मैं उसकी खूबसूरती को देखकर खुद को रोक नहीं पाया और बहक गया। अगले ही पल मेरा कपड़ा तेल से खराब हो गया और जब मैंने मैडम के सामने अपना कपड़ा बदला, तो मैडम को पता चल गया कि मैं लड़की नहीं बल्कि मैं एक लड़का हूँ। मैडम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया। फिर मैडम ने मेरे साथ कभी कभी जिंदगी में ऐसा सच छुपा होता है जिसे अगर हवा भी छू ले तो आदमी की धड़कनें रुक जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था। लोग कहते हैं सच बोलने से डर कम हो जाता है, लेकिन मेरा सच ऐसा था कि अगर किसी को भी जरा सा भी पता चल जाता तो मैं वहां का दरवाजा वापस कभी भीतर से नहीं देख पाता। 5 साल, पूरा 5 साल मैंने एक लड़की का रूप धारण कर औरतों की मसाज की, और 5 साल में एक भी नजर मेरे चेहरे की तहों में छिपी मेरी असलियत तक नहीं पहुंच पाई। डर मेरा सबसे बड़ा हथियार बन गया था। उसी डर ने मुझे वो रूप दिया, वो चाल दी, वो आवाज दी जिस पर किसी को शक ही नहीं हुआ। लेकिन इन 5 सालों की सारी सुरक्षा, सारी नकली पहचान एक ही औरत की एक नजर से टूटने वाली थी। आज भी जब उसकी पहली रीमा कहकर कही गई आवाज मेरे कानों में गूंजती है, मुझे लगता है जैसे किसी ने मेरे बीते 5 सालों के झूठ के ताले पर हथौड़ा मार दिया हो। उस सुबह मैं हमेशा की तरह तैयार हुआ था, बहुत धीरे, बहुत संभल कर। विग को ठीक करते हुए मैं खुद को ध्यान से देख रहा था। लंबे काले बाल जिन्होंने मेरे चेहरे का आधा हिस्सा ढक रखा था, हल्का मेकअप, गुलाबी होंठ और कांपते हाथों में चूड़ियां। 5 साल पहले ये नाटक था, लेकिन अब ये नाटक नहीं था, बल्कि जरूरत थी, आदत थी। रीमा सिर्फ नाम नहीं, मेरी सांसों की डाल थी, लेकिन अंदर का मैं, वह हमेशा कांपता रहता था। मैं डरता था कि कहीं किसी दिन मेरी आवाज भारी निकल जाए, कहीं चलने में मेरे पैर लड़कों वाली चाल पकड़ लें, कहीं किसी दिन मेरी कलाई कसकर किसी के हाथ में आ जाए और शायद सब खत्म हो जाए। उसी दिन मैनेजर तेज कदमों से आया। उसकी आवाज में उतना ही तनाव था जितना मेरे भीतर। रीमा, वीआईपी क्लाइंट आई हैं, बहुत अमीर, बहुत करक किस्म की, और उन्होंने खास तौर पर तुमको ही मांगा है। मैं चौंक गया। पहली बार किसी वीआईपी ने रीमा को मांगकर बुलाया था। दिल कहीं धंसा, कहीं उभरा। पता नहीं क्यों, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी पीठ पर ठंडक फेर गया हो। मैं दरवाजे तक जाते जाते 2 बार रुका, सांस गहरी ली, दिल को समझाया, तू लड़की है, लड़की लड़की। तभी दरवाजा खोला और जो महक उस कमरे से बाहर बहकर आई, उसने मेरी रीढ़ को ऊपर से नीचे तक झंझना दिया। कमरे की रोशनी हल्की थी, माहौल नर्म, लेकिन उसमें एक ऐसा अजीब सन्नाटा था जैसे किसी ने कमरे से हवा निकालकर सिर्फ अपनी मौजूदगी भर दी हो। वहां वो औरत थी, 40 के करीब उम्र, पर चेहरे पर जैसे किसी महल की रानी का हुक्म जमा हो। उसकी बैठने की अदा में एक ऐसी ठहराव था जैसे वह इस कमरे की नहीं बल्कि किसी बड़ी दुनिया की मालिक हो। उसकी नजरें मुझ पर पड़ी, ऊपर से नीचे तक, लेकिन उनमें कोई शक, कोई सवाल नहीं था, बस एक अजीब सी पहचान, जैसे वह मुझे पहले से जानती हो। मैं डर गया। बहुत धीरे से मैंने कहा, रीमा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान नर्म नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जैसे वह मेरे कहे हुए नाम पर यकीन नहीं कर रही हो, या शायद उसे जानती ही हो कि यह नाम मेरा असली नहीं है। वही दिन, वही शाम, वही औरत, और शायद उसी पल मेरी जिंदगी ने अपना रास्ता मोड़ लिया था। दिन बीते, वह रोज आने लगी। मुझे पता नहीं था कि उसे मेरी मसाज पसंद थी या मेरा होना। वह हर दिन उसी नजर से मुझे देखती, धीमी, समझदार, लेकिन अजीब गहराई वाली। फिर एक दोपहर उसने मेरा हाथ हल्के से पकड़ा और बोली, तुम मेरे घर चलो, हमेशा के लिए। तुम्हें किसी कमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मुझे चाहिए कि तुम सिर्फ मेरे लिए काम करो। मेरी सांस थम गई। एक और डर, दूसरी ओर जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा। मुझे लगा शायद वह अकेली है, टूट चुकी है, या किसी खालीपन में है। लेकिन फिर भी उसके शब्दों में ऐसा आदेश था कि मैं मना ही नहीं कर सका। उसके घर पहुंचने के बाद ही मैंने समझा, ये घर किसी साधारण औरत का नहीं है। इस घर की चुप्पी भी जैसे उसकी मर्जी से उठती बैठती थी। सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत महंगा, लेकिन कहीं एक अजीब खालीपन। वह घर मेरे चारों ओर दीवारों की तरह बंद होता जा रहा था। उसने मेरा कमरा अपने कमरे के ठीक पास बनवाया, दूरी बस 2 कदम की। रात में उसकी कमरे की आवाजें, कोई कदम, कोई धीमी सिसकी, कोई हल्की कराह, मेरे दिल बिना वजह कांपने लगता था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसके अंदर कौन सी टूटन थी, या क्या वह कुछ छुपा रही थी।
लेकिन डर मेरा साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। और फिर वो शाम आई जिसने सब कुछ बदल दिया। वह अपने कमरे में मसाज चाहती थी। रोशनी नरम थी, हवा गर्म, लेकिन दीवारों पर जैसे ठंड उतरी हुई थी। मैंने उसके कंधों पर तेल लगाया और जैसे ही आगे झुका, तेल की शीशी फिसल गई। पूरा तेल मेरे कपड़ों पर फैल गया। मैं कांप गया। उसने तुरंत मुड़कर कहा, ओह, कपड़े खराब हो गए। मेरे कमरे में चलो, मैं अपने कुछ कपड़े दे देती हूँ, अभी पहन लो। मेरे दिल ने वहीं धड़कना बंद कर दिया। उसके सामने बदलना अभी? मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वहां मेरे चेहरे पर उतरा डर पड़ चुकी थी। पता नहीं क्यों, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई, जैसे वह मेरे डर को समझ रही हो। या शायद उसे यही देखना था। वह मुझे अपने कमरे में ले गई, अपना अलमारी खोली, मुलायम गुलाबी नाइटी निकाली और मेरे हाथ में रखते हुए बोली, ये पहन लो। यहाँ ही, मैं यही हूँ। उसकी आवाज में ऐसा शांत हुक्म था कि न चाहते हुए भी मैं विरोध नहीं कर पाया। मैंने नाइटी हाथ में ली। उंगलियां कांप रही थीं, गला सूख चुका था। मैं उसे देखकर हर सेकंड डर में डूब रहा था, जैसे मेरी पूरी असलियत उस कमरे में नंगी खड़ी हो चुकी हो। धीरे धीरे मैंने अपना भीगा हुआ कपड़ा उतारना शुरू किया। हर इंच हटता कपड़ा ऐसा लग रहा था जैसे मैं 5 साल की बनाई दुनिया को एक एक परत करके गिरा रहा हूं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा वह अगर एक कदम भी आगे बढ़ेगी तो मेरी धड़कन बाहर गिर जाएगी। जैसे ही मैंने अपने ऊपर का कपड़ा आधा हटाया, मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, क्योंकि वह मुझे बिल्कुल उसी नजर से देख रही थी, जैसी कोई अपने पहले से जात सच को सामने आते देखता है। उसकी आंखों में एक पल का भी आश्चर्य नहीं था, न कोई हिचक, न कोई झटके की हरकत, बल्कि एक अजीब ठंडी शांति, जैसे वह चाहती ही यही थी, जैसे वह मुझे इस पल में खड़ा देखना चाहती थी, जैसे वह मुझे यही रूप में देखना चाहती थी। मैं कांपता हुआ वहीं रुक गया। मैंने उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं की। कमरा ठंडा नहीं था, लेकिन मेरी रीढ़ पर बर्फ उतर रही थी। और तभी वह धीरे धीरे एक कदम मेरी ओर बढ़ी, इतना पास कि उसकी सांस मेरे गले को छू रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, रीमा नहीं, तुम्हारा असली नाम क्या है? मेरे खून की सारी गर्मी एक सेकंड में गायब हो गई। मैं पत्थर की तरह जम गया। मेरी उंगलियां नाइटी को उसी तरह पकड़े थीं जैसे डूबता आदमी हवा को पकड़ लेता है। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न हैरानी, न सवाल, बस एक ऐसा यकीन जिसे मैं सुनकर टूट गया। मैंने आंखें नीचे कर लीं। मेरी पूरी दुनिया उसी पल हिल गई। लेकिन वह इतनी शांत थी, जैसे इस सच का इंतजार उसे पहले से हो। और जैसे ही मैं कुछ बोलता, उससे पहले वह खुद बोली, और जो उसने अगला वाक्य कहा, उससे मेरा दिल सचमुच रुक गया। उसकी ये आवाज मेरे कानों में ऐसे गूंजी जैसे किसी ने अचानक कमरे का सारा ऑक्सीजन खींच लिया हो। मैं अंदर ही अंदर घुटने लगा था। मैं नहीं समझ पा रहा था कि वह इस पल में इतनी शांत कैसे थी। मेरे हाथों में पकड़ी नाइटी धीरे धीरे कांप रही थी, जैसे वह भी मेरी असलियत के डर को महसूस कर रही हो। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरा गला जैसे बंद हो गया था। 5 साल का सफर, 5 साल का झूठ, 5 साल की बनाई पहचान, सब उस एक पल में किसी तेज हवा की तरह हिलने लगी थी। वह मेरे इतने करीब खड़ी थी कि उसकी सांस की हल्की गर्मी मेरे कंधे को छू रही थी, और मैं अपने शरीर के अंदर कहीं बहुत गहरे कांप रहा था। मुझे लगा वह गुस्सा करेगी, चिल्लाएगी, किसी को बुलाएगी, मुझे घर से निकाल देगी। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह सिर्फ मुझे देख रही थी, बहुत ध्यान से, जैसे मेरी आंखों के पीछे कहीं वह सच पढ़ना चाहती हो, जिसे मैं इतने वर्षों से छुपाता आ रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में कहा, मैडम, मैं मैं बदल लूं, आप बाहर चली जाएं। लेकिन उसने कोई कदम पीछे नहीं लिया। उल्टा उसने धीरे से हाथ उठाया और मेरे कंधे के पास हवा को हल्का सा छुआ। उसका हाथ सीधा मेरी त्वचा पर नहीं लगा, पर फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मेरी रूह तक किसी ने एक उंगली रख दी हो। तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं? उसने बहुत धीरे, लगभग कान में फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक खतरनाक शांति थी। मैं वहीं जम गया। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मेरे पैर जैसे किसी अदृश्य जाल में फंस गए थे। मैडम, मेरी आवाज टूट गई। उसने सिर हल्का सा झुकाकर मेरी आंखों में देखा। उस नजर में ना गुस्सा था, न शक, बल्कि एक अजीब सी जिद, जैसे वह मुझे मेरे ही सच का सामना करवाना चाहती हो। तुम इतने साल से लड़की बनकर जी रहे हो, और तुम्हें लगता है किसी की नजर तुम्हारी रगों तक नहीं उतरी? उसने इतने शांत स्वर में कहा कि मेरी रीढ़ में ठंड की एक और तेज लहर दौड़ गई।
मैंने अपने भीगे को कसकर पकड़ा। मैं चाहता था कि ये पल जल्दी खत्म हो जाए। मैं चाहता था कि कोई मुझे जगा दे और कह दे कि ये सब सपना है। लेकिन वह औरत, वह सच में सब जान रही थी और जानबूझकर मुझे इस स्थिति में ले आई थी। मैंने बेहद धीमी आवाज में कहा, आप मेरे बारे में सब जानती थीं? उसका चेहरा पलटकर सीधा मेरी आंखों पर थम गया और वह मुस्कुराई। बहुत हल्की लेकिन बहुत गहरी मुस्कान। जानती नहीं थी, उसने धीरे से कहा। फिर करीब आकर फुसफुसाया, महसूस किया था। मेरी सांस एक सेकंड के लिए रुक गई। महसूस किया था। कैसे? कब? मेरे मन में हजारों सवाल उभरने लगे, लेकिन मेरे होंठ किसी सवाल को बाहर लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वह अचानक पलटकर कमरे में लगी बड़ी खिड़की की तरफ चली गई। पर्दे हल्के से हिले। बाहर रात की नर्म रोशनी भीतर घुस आई। उसकी परछाई लंबी होकर जमीन पर फैल गई। एक ऐसी परछाई जो मेरे डर से भी गहरी थी। तुम कभी सोचते नहीं कि 5 साल तक एक ही शहर में रहकर कोई तुम्हें असली रूप में नहीं देख पाया? उसकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसा रहस्य था जो मेरी हिम्मत को धीरे धीरे निगल रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं बहुत सावधान रहता था। वह धीरे से हंसी, लेकिन वह हंसी खुशी की नहीं थी। वह हंसी किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो किसी दूसरे के डर को पढ़ चुका हो। सावधान? उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा। या मजबूर? मेरे दिल में जैसे किसी ने एक तेज ठोकर मारी। ये कैसे जान सकती है कि मैं मजबूरी में लड़की बना? मेरे चेहरे पर घबराहट और बढ़ गई। आप? ये सब कैसे? वह मेरे पास वापस आई, इतनी नजदीक कि मुझे लगा अगर मैं पीछे हट गया तो गिर जाऊंगा। उसने मेरी आंखों में सीधे देखा, इतने गहरे कि मुझे लगा वह मेरी नसों में बहता खून तक पड़ रही है। क्योंकि, उसने धीरे से कहा, हर इंसान के चलने, बोलने, सांस लेने में एक असली सच होता है, और तुम्हारा सच बहुत ज्यादा छुपा हुआ था। मैं बेचैन होकर बोल पड़ा, तो फिर आपने मुझे अपने घर क्यों बुलाया? क्यों मुझे यही पल दिखाने के लिए मजबूर किया? उसने एक लंबी सांस ली, फिर बहुत धीरे बोली, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो और मैं भी नहीं। उसका ये वाक्य मेरे दिल के अंदर कहीं बहुत गहरे गिरा। अकेले नहीं? मैं क्या समझूं? क्या वह भी कोई सच छुपा रही थी? मैंने हिम्मत करके पूछा, आपका मतलब? वह मेरी ओर मुड़ी नहीं, बस दूर देखने लगी। उसकी आंखों में अचानक कोई भारी सी चुप्पी उतर आई थी, जैसे वह कई सालों से रोकर भी थकी हो। उसने कहा, इस घर में, इस कमरे में, इस रोशनी में सिर्फ तुम्हारा ही कोई राज नहीं है। मैं सुनता रहा। मेरी धड़कनें धीमी हो गई थीं। वह कुछ देर चुप रही, फिर मेरी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर खामोशी का ऐसा बोझ था कि मैं एक पल के लिए अपना डर भूल गया। तुमको लगता है तुम्हारा सच बड़ा है? उसने धीरे से कहा। तुम्हें नहीं पता मेरा सच कितना भारी है। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी खाली जगह थी जिसे देखकर लगता था कि उसने अपनी खुद की दुनिया में कितनी खामोशियां झेली हैं। उसने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया, मेरी भीगी शर्ट को धीरे से पकड़कर नीचे देखा, जैसे वह मेरे टूटे हुए साहस को हाथों से थाम रही हो। तुम अकेले नहीं, क्योंकि तुम जिस राज को सालों से छुपा रहे हो, मैं बिल्कुल वैसे ही एक राज को सालों से डो रही हूं। मैं कांप गया। मेरी सांस हल्की हो गई। उसने बहुत नरमी से कहा, तुमने अपनी पहचान छुपाई और मैंने अपनी जिंदगी छुपाई। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर डर की एक हल्की परत देखी, वह डर जिसका उसने शायद किसी को कभी बताया ही नहीं था। मैंने हिम्मत करके पूछा, आपका आपका राज क्या है? वह एक पल के लिए शांत हो गई, बहुत शांत। उसकी उंगलियां कांपीं, उसकी आंखें झपकीं, जैसे किसी याद का बोझ एकाएक लौट आया हो। और उसने धीरे धीरे कहा, मेरा राज किसी को भी पता चला तो मैं ये घर, ये जिंदगी सब खो दूंगी। मैंने उसकी आवाज में पहली बार टूटन सुनी। उसने अगला वाक्य कहा, इतना धीमे, इतना कांपते हुए कि कमरे की हवा भी थम गई। वह बोली, असल में मैं, और उसी पल उसने जो बताना शुरू किया वह मेरी सांसें रोक देने वाला सच था। उसने मैं कहकर जो विराम लिया था, वह विराम किसी साधारण चुप्पी जैसा नहीं था। वह चुप्पी भारी थी, ऐसी भारी कि मुझे लगा अगर इस कमरे में एक और सांस भी ली गई तो शायद दीवारें भी टूट जाएं। उसके होंठ हिले, पर शब्द बाहर नहीं आए। उसकी आंखें पल भर के लिए नीचे झुक गईं, जैसे वह किसी ऐसे दर्द को पकड़ रही हो जिसे उसने बहुत सालों से किसी को दिखने नहीं दिया था। मैंने डरते हुए धीमी आवाज में कहा, आप बोल क्यों नहीं रही? उसने सिर उठाया। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई थीं, गुस्से से नहीं, किसी चुपचाप भोगे गए बोझ से। उसने धीरे से कहा, क्योंकि वो बात कह देना आसान नहीं है।
कमरे में हल्की हवा चली, पर्दे हिलकर दीवार पर एक अजीब सी परछाई बनाने लगे। उस परछाई में वह औरत अकेली खड़ी थी, पर मुझे ऐसा लगा जैसे वो अकेली नहीं, किसी भारी छाया के साथ खड़ी हो। मैंने हिम्मत करके एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। अगर आप नहीं बताना चाहती तो मत बताइए, लेकिन आपके चेहरे पर जो डर है, वह मुझे डराने लगा है। उसने मेरी तरफ देखा, बहुत ही जैसे मेरे भीतर कुछ पड़ रही हो। फिर वह एकदम शांत होकर बोली, डर मुझे नहीं, डर तुम्हें होना चाहिए। मेरा दिल वहीं थम गया। मतलब? मेरी आवाज लड़खड़ा गई। उसने खिड़की की तरफ देखा, फिर मेरे पास आकर बहुत धीमे स्वर में बोली, तुम्हें इस घर में लाने का कारण सिर्फ दया नहीं था। मैंने तुम्हें इसलिए रोका था क्योंकि मुझे लगा तुम मेरी तरह हो। मैं समझ नहीं पाया। आपकी तरह कैसे? उसने अपनी उंगलियां मोड़कर छाती के पास पकड़ी, जैसे किसी पुराने घाव पर हाथ रख रही हो। क्योंकि मैं भी झूठ जी रही हूं। उसकी आवाज कांप गई। मैं एकदम शांत हो गया। ये कौन सा झूठ? कैसा सच? वह आगे बोली, तुम जो हो, जैसे हो, जिसे दुनिया से छुपाते आए हो, वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि दुनिया ने मुझे भी कभी वैसे नहीं अपनाया जैसा मैं हूँ। मेरा शरीर धीरे धीरे सिहरने लगा। मेरे अंदर किसी पुराने दर्द की याद उठने लगी, जिसे मैं 5 साल से दफनाए बैठा था। उसने फिर कहा, पर तुम्हारा डर, तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी थकान, सब मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते से गुजरी हूँ। मेरी सांस जैसे छाती में फंस गई। मैंने बहुत धीरे पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? इस बार उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं वो नहीं हूं जो सबको दिखती हूं। मुझे लगा मेरे पांव के नीचे की जमीन मुलायम होकर कहीं गहरी उतरती जा रही है। मेरी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। आप कौन हैं? वह थोड़ा पीछे हटकर खिड़की की रोशनी में खड़ी हुई। उसके चेहरे का आधा हिस्सा उजाले में था, आधा अंधेरे में। उसके भीतर दो लोग जैसे लड़ रहे थे, एक जो सच कहना चाहता था और दूसरा जो सच से डरता था। मैं रुकी। उसकी सांस बिखर गई। मैंने भी अपनी जिंदगी किसी और बनकर जी है। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी। मेरी आंखें फैल गईं। आप भी किसी और का रूप लेकर? उसने सर हिलाया। हाँ, और वो भी कई सालों तक। मैंने आसपास देखा। ये घर कितना शांत था, कितनी बड़ी खामोशी उसमें भरी थी। और अब समझ आ रहा था कि ये खामोशी यूं ही नहीं थी, ये दो राजों का भार छुपाए बैठी थी। लेकिन आपने मुझे क्यों रोका? मेरी आवाज खुद से बड़ा सवाल बन गई। वह धीरे से बोली, क्योंकि तुम मुझे मेरी ही तरह लगे। तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी खामोशी, सब कहते थे कि तुम भी किसी डर के पीछे छिपकर जी रहे हो। मैं कांप गया। और आपका राज क्या है? उसने एक गहरी सांस ली, ऐसी सांस जिसमें कई सालों की थकान थी। मेरा राज, उसने कहा, अगर मैंने तुमसे कह दिया तो तुम्हें समझने में दिक्कत होगी, और अगर नहीं कहा तो तुम इस घर में एक मिनट भी सुरक्षित नहीं रहोगे। मैं चौंक गया। क्यों? क्या खतरा है? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पहली बार बिल्कुल साफ थीं, जैसे वह सच कह देने को तैयार हो। इस घर में सिर्फ मैं और तुम ही सच नहीं छुपा रहे। वह धीरे से बोली, ये घर, उसने कमरे की तरफ हाथ बढ़ाया, ये भी एक राज छुपाए बैठा है। मेरे रोंगटे एकदम खड़े हो गए। कौन सा राज? उसने मेरी ओर मुड़कर कहा, तुम्हारे कमरे में जो कागज मिला था वो मैंने नहीं रखा था। मेरी सांस रुक गई। तो फिर? वह धीरे से बोली, इस घर में तुम्हारा राज किसी और को भी पता है, और वो तुम पर नजर रख रहा है, हर रात, हर कदम। मेरी पीठ पर ठंडी लहर दौड़ गई। कौन? उसने बहुत धीरे, लगभग फुसफुसाहट में कहा, वह जिसकी वजह से मैं अपना सच अभी भी नहीं खोल पा रही हूँ। हवा रुक गई। कमरा एकदम सुनसान। वह औरत जो बाहर से मजबूत दिखती थी, अंदर से टूटी हुई थी। मैंने कांपते हुए पूछा, आपका सच क्या है? वह मुड़ी, मेरे करीब आई, इतनी करीब कि मैं उसकी सांस की थरथराहट महसूस कर सकता था। उसने बहुत धीमे कहा, मेरा सच किसी रिश्ते, किसी पहचान, किसी बीमारी या किसी लाइफस्टाइल से नहीं जुड़ा। उसने रुककर मेरी आंखों में देखा। मेरा सच किसी इंसान से जुड़ा है। मैंने पलकें झपकाईं। कौन? उसकी आवाज हल्की सी टूट गई। वो जो इस घर में है। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, और वह इंसान कभी चाहता ही नहीं कि मैं किसी को अपना सच बताऊं। मैं डर गया पूरी तरह। कौन रहता है यहाँ? मेरे होंठ सूख रहे थे। वह औरत इतनी धीरे बोली कि जैसे हवा में शब्द खो जाए। वह जो तुम्हें पहली रात से देख रहा है। मैं एक कदम पीछे हट गया। मेरे पैरों से सचमुच जमीन खिसक गई। उस रात की खामोशी अब भी मेरे कानों में ठहरी है। उसकी हवेली के हर कोने में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अनकहे दर्द की सांसें दीवारों में बस गई हों। मैं अपने कमरे में बैठा था,
पर दिल कहीं और था। उसकी आंखों में, उसके सवालों में, उसके उस स्पर्श में जिसमें अपनापन भी था। और डर भी। मैं 5 साल से दुनिया को धोखा दे रहा था, लेकिन उस रात पहली बार लगा कोई मुझे पहचान रहा है, मुझे देख रहा है, मेरे भीतर तक। हवेली की ऊपरी मंजिल से एक हल्की सी आ जैसी आवाज आई। मैं चौंक उठा। दरवाजा खुला। वही औरत, अमीरा मैडम, चुपचाप खड़ी थीं। डरो मत, उनकी आवाज टूटी हुई थी। मैं बस तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। मेरे कदम अपने आप उनके पीछे चल पड़े। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी इस खामोश हवेली में कोई ऐसा कमरा भी होगा जहां वे मुझे ले जाएंगी। सीढ़ियों पर हमारा हर कदम ऐसा था जैसे कोई पुराना जख्म रिश्ता जा रहा हो। ऊपर पहुंचकर उन्होंने दरवाजे की कुंडी खोली। अंदर अंधेरे में एक भी रोशनी नहीं थी। बस खिड़की से चांद की हल्की सफेद पट्टी कमरे को छू रही थी। उन्होंने बत्ती जलाई और मैं एकदम जड़ हो गया। कमरा किसी बच्चे का था। छोटी छोटी चप्पलें, रबर की गुड़िया, एक नीली फ्रॉक, दीवार पर टेढ़ी सी टंगी एक फोटो। उस फोटो में वही औरत थी और उसकी बाहों में एक छोटी सी लड़की। मैंने धीमे से पूछा, ये कौन है? उन्होंने मुस्कुरा कर नहीं, ठूट कर कहा, मेरी टी। कमरा अचानक और भी भारी हो गया। वो अब नहीं है। उनकी आंखें चटक रही थीं। 6 साल हो गए, पर तुम। वे मेरी तरफ देखने लगीं। तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी उंगलियां, तुम्हारा हर हाव भाव मेरी बेटी जैसा है, बिल्कुल वही। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। तुम जानते हो, वे लगभग फुसफुसाईं। पहली बार जब तुम मेरे घर आए थे, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे देख रही हूँ। मैंने कभी किसी मसाज करने वाले को अपने घर नहीं रखा, पर तुम्हारे अंदर कुछ था, कुछ इतना परिचित कि मैं तुम्हें जाने ही नहीं दे सकी। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था। मैं, जो 5 साल से अपना सच छिपाए घूम रहा था, जो हर रोज शर्म और डर के बीच जीता रहा, जिसने मर्द होते हुए भी मजबूरी में लड़की बनकर काम किया, वह औरत मेरे कपड़े, मेरी शक्ल, मेरी चाल नहीं देख रही थी। वह अपने खोए हुए बच्चे को देख रही थी। लेकिन राज अभी भी यहीं खत्म नहीं होता। अमीरा मैडम ने धीरे से कहा, लेकिन असली कारण जिसकी वजह से तुम्हें देखते ही मेरी सांस रुक गई थी, वो ये कमरा नहीं है। उन्होंने मेरी ओर पीट करके अपने अलमारी के कोने से एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल के अंदर कुछ दस्तावेज थे, धूल भरे, पीले, कई जगहों पर उंगलियों के निशान जैसे पिघल गए हों। उन्होंने फाइल मुझे दी। खोलो। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने खोला। पहले पन्ने पर एक मेडिकल रिपोर्ट थी। नीचे एक नाम लिखा था, अमीरा अजीम, बेटी, अनाम बच्चा। मैंने दोबारा देखा। मुझे अपनी धड़कन समझ नहीं आ रही थी। ये क्या है? मेरी आवाज कांप गई। उन्होंने गहरी सांस ली। मेरी बेटी बेटी नहीं थी। मैं स्तब्ध रह गया। वो एक लड़का था। बस जन्म से ही उसकी बनावट ऐसी थी कि डॉक्टरों ने उसे लड़की की तरह पालने को, दुनिया की नजरों से बचाने के लिए। मैंने उसे उसी तरह पाला। वो मेरी जान थी, लेकिन उसको हमेशा लगता था कि वो दुनिया में फिट नहीं है। लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। वो हर दिन आईने में खुद को खोजता था। और फिर एक दिन उनकी आवाज ढह गई। उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। मैं उस पल कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। कमरा जैसे धीरे धीरे घूम रहा था। मेरी सांसें भारी हो रही थीं। और जब मैंने तुम्हें देखा, वे बोली, मैं अपनी बेटी को नहीं, उसके सच को, उसके दर्द को, उसकी अधूरी पहचान को देख रही थी। तुम्हारी आंखों में वही छटपटाहट थी जो उसकी थी। वही डर, वही छुपाव, वही कोशिश कि दुनिया को कुछ और दिखाना पड़े, खुद को छिपाना पड़े। मैं स्तब्ध खड़ा था। मेरे भीतर का झूठ, मेरी मजबूरी, मेरी छुपी पहचान, सब कुछ उस पल नग्न था। वह आगे बढ़ी, मेरे कांपते हाथ पर कदम रोके और बोली, मुझे पता है तुम लड़की नहीं हो। मेरा दिल जैसे रुक गया। लेकिन तुमने कभी गलत नीयत से कुछ नहीं किया। तुमने बस जिंदगी से बचने के लिए ये रास्ता चुना। और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया कि तुम लड़की लगते हो। मैंने तुम्हें इसलिए अपनाना चाहा क्योंकि तुम मेरे खोए हुए बच्चे जैसा दर्द अपने भीतर लिए घूम रहे हो। अब कमरे में सिर्फ हमारी सांसें थीं और एक सच जो धीरे धीरे मेरी रूह में उतर रहा था। मैंने सिर झुका लिया। अमीरा मैडम रो रही थीं। मैं भी अब अपनी आंखें रोक नहीं पाया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। मैंने अपनी औलाद खोई है, पर शायद अब मैं उसका दर्द समझते हुए किसी और की जिंदगी बचा सकती हूँ। तुम मुझसे कभी झूठ मत बोलना। मैं तुम्हें वैसे ही अपनाऊंगी जैसे तुम हो। मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गया। मेरी सारी मजबूरी, सारा डर, सारे सालों का बोझ मेरी आंखों से बहने लगा। वो रात, वो कमरा,
वो सच, सब कुछ मुझे अंदर से हिला गया, लेकिन ये अभी आखिरी सच नहीं था। उस रात मैं कमरे से बाहर आया तो ऐसा लगा जैसे कोई पूरी जिंदगी मेरे सीने पर रखी हुई थी और अचानक हट गई हो। लेकिन उसके नीचे नए जख्म भी दिखने लगे थे। अमीरा मैडम का सच, उनकी बेटी का दर्द, मेरा झूठ, मेरी मजबूरी, सब मेरे सिर पर किसी अनदेखी बारिश की तरह गिर रहा था। हवेली की सीढ़ियां उतरते समय मेरे घुटने कांप रहे थे। मेरे मन के भीतरी कोने में कोई डूबा हुआ सवाल सिर उठाने लगा था। उन्होंने कैसे पहचान लिया? सिर्फ चाल, आवाज या कद से, या कोई और बात थी? उनकी बेटी का सच सुनकर मेरा पूरा दिल भर आया था, पर भीतर एक अजीब सी बेचैनी भी घर कर गई थी। कुछ ऐसा जो अभी भी अनकहा था। मैं अपने कमरे में जाकर बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। धीमी, बहुत धीमी, जैसे कोई डरते हुए पुकार रहा हो। मैंने दरवाजा खोला। अमीरा मैडम नहीं थीं, वह बूढ़ी नौकरानी थी, रहमान चाची। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे वे भी किसी गहरे राज की साक्षी हों। वे अंदर आईं, दरवाजा बंद किया और धीरे से बोली, तुम्हें एक बात जाननी चाहिए, जो मैडम ने नहीं बताई, जो शायद बताना चाहती भी नहीं। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा, बहुत देर तक, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हों। फिर बोली, इस हवेली में मैडम की बेटी की मौत से भी बड़ा एक सच दफन है, बहुत बड़ा। मैंने धीरे से पूछा, क्या क्या सच? रहमान चाची के चेहरे पर वह दर्द था जो किसी झूठ से नहीं, किसी खोई हुई उम्मीद से जम लेता है। उसने मेरे हाथ पकड़े। उनके हाथ ठंडे थे, बेहद ठंडे। बच्चा सिर्फ इसलिए नहीं गया कि दुनिया उसकी पहचान नहीं समझ पाई। उनकी आवाज में कांपता हुआ तीर था। एक और वजह थी, एक ऐसी वजह जो आज तक मैडम किसी से कह नहीं सकी। वे मुझे खिड़की के पास ले गईं। चांदनी कमरे में फैल रही थी, वही चांदनी जिसमें शायद कभी मैडम की बेटी खिला करती होगी। रहमान चाची ने गहरी सांस ली। तुम्हें याद है, पहली बार आते ही मैडम ने तुम्हारी आंखें क्यों देर तक देखी थीं? मैंने सिर हिलाया। मेरी धड़कन तेज हो गई, क्योंकि तुम्हारी आंखें उनकी बेटी जैसी थीं? उन्होंने सिर हिलाया। नहीं। फिर एक शब्द बोला जो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ले गया। तुम्हारी आंखें उसके पिता जैसी हैं। मैं एक पल को सांस ही लेना भूल गया। पिप पिता? मेरी आवाज जैसे किसी दूर घाटी में गुम हो गई। रहमान चाची की आंखें भर आईं। मैडम की बेटी का पिता कौन था? ये राज सिर्फ मैं, मैडम और ऊपर वाले को था है। वो आदमी एक धोखा था। वो शादी से पहले ही मैडम को छोड़कर चला गया। लेकिन जाने से पहले वह मैडम से एक बात कह गया था। वे चुप हो गई। मैं जैसे जमीन में धंस गया था। मेरे गले में सूखी रेत अटक गई। कौन सी बात? मेरी आवाज टूट गई। रहमान चाची ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा था, अगर कभी तुम्हारी बेटी जैसी आंखों वाला कोई लड़का मिले तो समझ लेना कि वो भी मेरा ही है। मैं सुन्न होकर खड़ा रह गया। मेरे आसपास कमरा नहीं था, हवेली नहीं थी, सिर्फ मेरे कानों में वह वाक्य गूंज रहा था। मैंने खुद से पूछा, क्या यह सच है? ये कैसे हो सकता है? क्या मैं, क्या मेरा जन्म, क्या मेरी पहचान, क्या मैं उन्हीं जैसा हूं? और क्या इसी वजह से अमीरा मैडम ने मुझे देखते ही अपने बच्चे जैसा महसूस किया? रहमान चाची ने मेरी आंखों में देखा। हाँ, मैडम ने तुम्हें इसलिए अपनाया नहीं कि तुम लड़की की तरह दिखते हो। उन्होंने तुम्हें इसलिए घर में रखा क्योंकि तुम्हारी आंखें उन्हें उस आदमी की याद दिला गईं जिसे वे आज तक दिल से निकाल नहीं पाईं। वो डरती थी कि कहीं तुम उसी का अंश, उसी का खून, उसी की छाया तो नहीं। मैं दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल किसी अनदेखे तूफान में फंसा था। तो मैं, रहमान चाची ने धीरे से कहा, शायद मैडम के खोए हुए अतीत का हिस्सा हो। शायद तुम उनके उस धोखे की आखिरी निशानी हो, या शायद तुम बस उन आंखों की याद हो जिनसे वे जीवन भर भागती रहीं। अब मुझे सब समझ आ रहा था। क्यों उन्होंने पहली मुलाकात में मुझे अजीब निगाह से देखा? क्यों वह मुझे अपने घर जाने नहीं दी थी? क्यों मेरे पहुंचते ही उनकी सांसें भर आई थीं? क्यों उन्हें मुझे खोने का डर था? और क्यों मेरे चेहरे में उन्हें अपना बच्चा भी दिखता था और उनका दर्द भी? मैं सिर्फ एक मसाज करने वाला नहीं था। मैं उनके उस अतीत का साया था जिसे वे दफन करना चाहती थीं। उस रात नींद मेरी आंखों की दहलीज तक आकर लौट गई थी। कमरे में हल्की चांदनी फैली थी, जैसे अतीत की राख हवा में घुली हो। मेरी उंगलियां बार बार कांप रही थीं, मानो कोई बेहद पुराना जख्म फिर से खुल रहा हो। रहमान चाची के शब्द मेरे भीतर किसी गहरे कुएं जैसे उतर रहे थे। तुम्हारी आंखें उसके पिता जैसी हैं। शायद तुम वही खून हो, वही अतीत, वही दर्द। लेकिन मेरे मन के किसी और कोने में
एक बिल्कुल अलग तूफान उठ रहा था। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ मुझे पता था, जिसे मैंने 5 साल नहीं, पूरी जिंदगी छुपाया था। मैं धीरे धीरे खिड़की तक गया। ठंडी हवा मेरे चेहरों से टकराई, लेकिन मेरा शरीर गर्म था, जैसे कोई उबलता हुआ डर मेरे सीने में फंसा हो। मेरी सांसें भारी थीं और दिल के भीतर जमी बर्फ पिघलने लगी थी, क्योंकि मैं जानता था मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ। मैं इस हवेली से, इस औरत से, इस राज से कहीं ज्यादा करीब था, जितना किसी को पता था। सुबह होने तक मैं उठा ही नहीं, बस अकेले बैठा रहा, अतीत की तीर की नोक से खेलता हुआ। लेकिन सुबह की पहली किरण आते ही अमीरा मैडम मेरे कमरे के बाहर खड़ी थीं। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उनमें एक ऐसा ठहराव था जैसे किसी ने रात भर उनसे लड़ाई की हो और आखिर में वो लड़ाई हार गई हो। उन्होंने धीरे कहा, हम बात कर सकते हैं? मैंने सिर हिलाया और दरवाजा खोला। वे कमरे में आईं और धीरे से बैठ गई। कुछ देर एकदम चुप, सिर्फ चुप। फिर उन्होंने एक वाक्य बोला, ऐसा वाक्य जिसने मेरे अंदर सारे आंसू हिलाकर रख दिए। तुम रात भर ठीक से सोए नहीं, है ना? उसकी आवाज में एक अजीब सी माँ जैसी नरमी थी। मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने खुद कहा, रहमान चाची ने शायद तुमसे कुछ बात कह दी होगी। मैंने सिर नीचे झुका लिया। दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने लंबी सांस ली। कल रात तुमने मेरे सामने रोते हुए जो सच खोलने की कोशिश की, शायद उसे तुम पूरी तरह कहना नहीं चाहते थे। उनकी आवाज टूट रही थी, लेकिन मुझे लगता है आज तुम कह सकोगे। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर भी था, उम्मीद भी, और एक अजीब सी प्रार्थना भी। मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैडम, रहमान चाची ने जो कहा वो आधा सच है। वे थोड़ा चौंकी, लेकिन चुप रहीं। मैंने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियों को कसकर आपस में फुंसा लिया। फिर कहा, मैं वह नहीं हूं जो आप सोच रही हैं। उन्होंने पलकें झपकीं। उनकी सांस थोड़ी तेज हुई। मैंने आगे कहा, मैं आपके अतीत का हिस्सा नहीं हूं, नहीं उस आदमी की कोई परछाई जिसने आपको धोखा दिया। खामोशी, बहुत भारी खामोशी। फिर उन्होंने फुसफुसाकर पूछा, तो फिर तुम कौन हो? मेरी आंखें भर आई थीं। गले में अटका दर्द बाहर निकलने के लिए तड़प रहा था। मैंने बहुत धीरे कहा, मैं उस आदमी का खून नहीं हूं, मैं उस औरत का खून हूं जिसने आपकी जगह उस आदमी से धोखा खाया था। उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने कुर्सी का किनारा कसकर पकड़ लिया। मैंने आगे कहा, आपको छोड़कर जो आदमी चला गया था, वो अकेला नहीं गया था, मैडम। मेरी आवाज कांप रही थी। वो अपनी जिंदगी में एक और औरत को उसी वक्त झूठ बोल रहा था। वो उसे भी वादे कर रहा था, उसे भी सपने दे रहा था, उसे भी भरोसा दिला रहा था। अमीरा मैडम के होंठ सूख गए। उन्होंने धीरे से पूछा, कौन? मेरी आंखों से आंसू गिर पड़ा। वो औरत मेरी माँ थी। अमीरा मैडम का चेहरा ऐसे टूट गया जैसे किसी ने उनके अंदर की सारी ताकत एक ही पल में खींच ली हो। वे धीरे से कुर्सी के सहारे पीछे टिकी। उनकी सांस कांप रही थी। मैंने आगे कहा, वो आदमी आपकी हवेली छोड़कर जिस दिन गायब हुआ, उस रात उसने मेरी माँ को भी एक आखिरी वादा किया था। और फिर वो हमेशा के लिए दोनों के जीवन से गायब हो गया। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं किसी का खोया हुआ बेटा नहीं, किसी का खोया हुआ सच हूं, मैडम। आपका नहीं, उस आदमी का नहीं, मेरी माँ का। अमीरा मैडम ने कांपते हुए बोला, तो तुमने लड़की बनकर 5 साल आखिर क्यों जिया? और इस सवाल के साथ मेरे भीतर का तूफान आखिर बाहर आ गया। मेरी आवाज फट गई, क्योंकि मेरी माँ ने आखिरी सांस लेते हुए कहा था, बेटा, दुनिया को मत बताना कि तुम उसके बेटे हो, नहीं तो तुम्हें भी वही दर्द मिलेगा जो मुझे मिला। और इसके बाद वह चली गई। कमरे में एकदम सन्नाटा फैल गया। अमीरा मैडम की आंखों से पहली बार 2 भारी आंसू निकले। मैंने धीरे से कहा, मैंने लड़की बनकर सिर्फ नौकरी नहीं की, मैडम। मैंने अपने अतीत से भागा, अपनी माँ की आखिरी बात निभाई, उस आदमी की पहचान से दूर रहा, ताकि कोई मुझे देखकर यह न कहे कि मैं उसका हिस्सा हूँ। मेरी सांसें भारी थीं। अमीरा मैडम अपने स्थान से उठीं, धीरे धीरे मेरे पास आईं। उनके कदम ऐसे लग रहे थे जैसे हर कदम उनके दिल पर पड़ रहा हो। वे मेरे बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। उनकी आंखों में न शिकायत थी, न क्रोध, सिर्फ दुख, गहरा पिघलता हुआ दुख। उनकी आवाज कांप रही थी जब उन्होंने कहा, तुमने अपनी माँ खोई, मैंने अपनी बेटी। उनकी उंगलियां कांपीं। लोग कहते हैं दुख बांटने से कम होता है, लेकिन शायद कुछ दुख ऐसे होते हैं जो किसी से कहे भी जाएं तो भी कम नहीं होते। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। सिर्फ दिलों की आवाजें थीं और अतीत का भार। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आओ। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा।
उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी उँगलियाँ ठंडी थी, लेकिन पकड़ में एक अजीब-सी माँ जैसी गर्माहट थी। वे मुझे लेकर उसी कमरे में गईं, जहाँ उनकी बेटी की तस्वीर रखी थी। उन्होंने तस्वीर को सहलाया, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोलीं, "मेरे पास सब कुछ है, सिवाय अपनेपन के। अगर तुम चाहो, तो ये घर तुम्हारा भी हो सकता है।" मेरी आँखों से आँसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने मेरे चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया और कहा, "तुम मेरे अतीत का हिस्सा नहीं हो, लेकिन शायद मेरे आज का बन सकते हो।" मेरे होंठ काँप गए। मैंने धीमे से कहा, "मैं किसी का बेटा नहीं बन सकता मैडम, लेकिन अगर आप चाहें, तो मैं आपका दर्द बाँट सकता हूँ।" अमीरा मैडम रोने लगीं, बहुत धीरे, लेकिन वह रोना भीतर तक चुभता हुआ था। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। वो पहली बार था, जब मैंने किसी की बाहों में अपनी माँ जैसी महक महसूस की, और उसी पल मुझे लगा शायद कुछ टूट कर भी जुड़ सकता है। शायद 2 दर्द एक साथ मिलकर एक सहारा बन सकते हैं। उस दिन से मैं उनके साथ रहा, ना बतौर लड़की, ना लड़का, बस इंसान बनकर। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया और मैंने उन्हें माँ की तरह। हवेली का दर्द खत्म नहीं हुआ, लेकिन अकेलापन खत्म हो गया। और कहानी यहाँ एक खामोश लेकिन सुकून भरे अंत के साथ समाप्त होती है, क्योंकि कभी-कभी हम जिस रिश्ते का सच तलाशते हैं, वह खून में नहीं, दिल में मिलता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर एक पल के लिए भी आपको लगा कि दर्द सिर्फ हमारा नहीं होता, हर इंसान अपने भीतर कोई न कोई सच छुपा कर चलता है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपके हर लाइक से हमें हिम्मत मिलती है कि हम और भी ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ लेकर आएं, जो सिर्फ सुनने लायक नहीं, महसूस करने लायक होती हैं। और दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी कहानियाँ धीरे-धीरे बहती हुई, दिल के बहुत करीब उतरती हुई आपके लिए आती रहेंगी। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगली कहानी की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल पर बजे। आपका एक छोटा-सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है।